दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी हमारे देश के होने वाले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीलंका के दौरे पर गए और वहां उन्होंने व्याख्यान दिया और वो व्याख्यान से ज्यादा वो बयान लगता है। वहां उन्होंने प्रमुख व्याख्यान ये दिया कि न्यायिक समीक्षा है ना, वो हमारे देश की धड़कन है। और उन्होंने साथ में यह बात भी बताया कि जो भारतीय की न्यायपालिका है, भारत की न्याय व्यवस्था शक्ति से नहीं नैतिकता और विवेक से चलती है। आज के वीडियो में उनका न्यायिक समीक्षा का और नैतिकता के बारे में अच्छे से समझेंगे और नैतिकता और न्यायिक समीक्षा एक साथ अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात उन्होंने ये बात कहा कि भारतीय संविधान की धड़कन है, भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है न्यायिक समीक्षा। मैंने भारतीय संविधान का एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन कहीं भी किसी भी भाग में मैंने ये बात नहीं देखा कि न्यायिक समीक्षा हमारे देश की धड़कन है। लेकिन हमारे देश के होने वाले सीजेआई है 24 नवंबर 2025 को 99% से भी ज्यादा संभावना है, प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि हमारे देश के अगले भावी जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही जस्टिस सूर्यकांत ही होंगे। इसलिए हम आपकी बात को यहां पर मान लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा भारतीय जो संविधान या भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। अब न्यायिक समीक्षा का मतलब उन्होंने क्या बोला कि न्यायिक समीक्षा क्या केवल कार्यपालिका और विधायिका तक सीमित है? उनका जो न्यायिक समीक्षा होता है कभी बुलडोजर पर होता है, फिर कभी जो सरकार जब अलग अलग नियम लाती है या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कोई भी जब विदेशी या कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी घुसपैठिया अगर वोटर कार्ड बना लेता है, अगर वोटर कार्ड काटता है, उसके नाम काटता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसका जांच परख क्या होगा? न्यायिक समीक्षा। या भारत की सरकार जो कार्यपालिका है वो देश हित में और कानून के अनुसार से काम करने के लिए स्वतंत्र है, उसकी कामों को आप माइक्रोस्कोप लगाकर सर्च करोगे, इसको बस न्यायिक समीक्षा बोलेंगे। न्यायिक समीक्षा का मतलब कि यहां तक नहीं होता। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कार्यपालिका या विधायिका या निर्वाचन आयोग के कामों की समीक्षा न हो, लेकिन न्यायपालिका का और न्यायिक समीक्षा के अंदर क्या न्यायपालिका में कार्यरत जज नहीं आते? भारतीय संविधान में कहीं भी वो बंद नहीं है कि भारत का कोई भी अगर कानूनी कार्रवाई होगा तो भारत के न्यायाधीशों को उसमें इम्यूनिटी दी जाएगी, उसको स्पेशल व्यवस्था दिया जाएगा। भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति को कोई भी कानूनी कार्रवाई से मुक्त रखा गया है, उनको इम्यूनिटी दिया गया है और उनके पद पर रहते हुए कोई भी उनके कार्य के लिए उनसे कोई भी न्यायिक समीक्षा या कोई भी उन पर कार्रवाई कानूनी नहीं हो सकती। लेकिन जजों के बारे में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो हमारे जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो होने वाले और भावी सीजेआई हैं, वो इस बात पर समीक्षा क्यों नहीं करते कि न्यायपालिका के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर एक घर नोट मिला था, इतना नोट कि आम आदमी देख ले तो चकरा जाए, लेकिन आज तक उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हुई। हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं, अभी जो वर्तमान न्यायाधीश हैं जस्टिस बी आर गवई, मॉरिशस जाते हैं तो मॉरिशस जाने के बाद में वहां पर बुलडोजर का जिक्र करते हैं, और जो बुलडोजर का जिक्र का कोई औचित्य नहीं थी। बुलडोजर केवल नियमों के हिसाब से चलता है, जो अवैध अतिक्रमण करता है उसको हटाने के लिए चलता है, लेकिन उसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया कि भी हमारी न्यायपालिका के अंदर भी ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो एक एक घर नोट लगा कर रखे हैं, और उन पर कार्रवाई की बात तो छोड़ दीजिए, अभी उनके बुलाया तक नहीं गया है। और यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में वो पकड़े गए तो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। वो तो वहां की वकीलों की तारीफ करनी पड़ेगी हिम्मत की कि उन्होंने बयान जारी किया कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि किसी को भी डंप कर दोगे, और इसीलिए उनको जो शपथ वगैरह बहुत गुपचुप तरीके से करा दिया गया। क्या ये सब बातें न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आती? जस्टिस सूर्यकांत जो हैं ये सब बात क्यों नहीं बोलते? जस्टिस सूर्यकांत जी किस आधार पर यह बात बोलते हैं कि न्यायिक समीक्षा अभी भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है, लेकिन उसमें न्यायपालिका का कोई सदस्य आता ही नहीं है? अभी पूरा का पूरा देश जानता है कि भारत का उच्च सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पूरे करप्शन से भरे हैं, लेकिन उनके जो करप्शन की बातें कोई की नहीं जाती। और तो और दूसरी बात उन्होंने किया नैतिकता। अब नैतिकता और न्यायिक समीक्षा को मैं कंबाइंड जरा कर देता हूं। नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब वो अच्छाई होता है ना कि आपको अगर बुराई दूर करने के लिए रखा गया है, अगर आपको करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए रखा गया है, लोगों को फैसले सुनने और लोगों को ये बताने के लिए रखा गया कि आपको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का सुधार करना पड़ेगा।
तो ये कौन सी न्यायपालिका की नैतिकता है जस्टिस सूर्यकांत महोदय जी, बताइए कि एक कौन सी नैतिकता है कि आप अभी तक एक से एक बुलडोजर कांड, निर्वाचन आयोग, सब के सब अपने कामों को तरीके से कर रहे हैं और उसमें खामियां हो सकती है, मैं मानता हूं हो सकती है, लेकिन उनको कामों को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से बताते हो, लेकिन अपने जस्टिस यशवंत वर्मा के नोट वाले कांड का बात तक नहीं करते। मैंने आज तक एक भी आज तक जस्टिस BR गवई हो या जस्टिस सूर्यकांत हो या कोई भी जज हो, आज तक कभी इनके बारे में बोलते नहीं देखा। और दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि अभी जो होने वाले जो CJI हैं, जस्टिस सूर्यकांत अभी इसके पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में थे और उसके बाद उनके ऊपर एक व्यक्ति ने उनके साथ 7 लोगों को एक बहुत भारी रकम देकर ना जमानत देने का आरोप लगाया है। ये जस्टिस सूर्यकांत उसके बारे में वो क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन देते, उस काम को न्यायिक समीक्षा में क्यों नहीं रखते। और यही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत तो वो थे जो वही सूर्यकांत जो अभी श्रीलंका में जाकर भाषण दे रहे हैं भारतीय कार्यपालिका के खिलाफ और भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ। भारत में सबसे शुद्ध कोई संस्था है ना तो भारत की, सॉरी मैं लास्ट में भारतीय न्यायपालिका बोल दिया कार्यपालिका के साथ, मेरा कहने का मतलब था भारतीय कार्यपालिका और भारतीय निर्वाचन आयोग। तो पूरे के पूरे हमारे देश में निर्वाचन आयोग से ज्यादा शुद्धता से कोई काम नहीं करता। निर्वाचन आयोग, अभी बिहार का उदाहरण ले लीजिए, 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव का डेट रखा है तो उसी दिन करवाएगा, इतिहास रहा है। 14 नवंबर को रिजल्ट का डेट रखा है तो उस दिन रिजल्ट घोषित करेगा। ये तगड़ा काम है भारत का निर्वाचन आयोग का। उस निर्वाचन आयोग के काम को भी न्यायिक समीक्षा में रख सकते हैं, लेकिन भारत की न्यायपालिका जो 73 साल से फैसले नहीं दे सकी, केवल बातें करती है, गाल बजाने वाली संस्था बनकर रह गई है, वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही कार्यपालिका को और निर्वाचन आयोग जैसे चीजों को। उनकी नैतिकता कहां गई जस्टिस सूर्यकांत की, जब उनके ऊपर आरोप लगा। जस्टिस सूर्यकांत क्यों नहीं बताते कि जब उनके ऊपर आरोप लगा था अभी तक उसके सफाई के बारे में नहीं बोले हैं। मानता हूं कि आप कानून के जानकार हैं, आप जज हैं, लेकिन जब आपको पता है कि मेरा काम पूरे देश में न्याय देने को पड़ा है और पूरे देश के हर संस्थाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाने, जबकि जजमेंट देना और नैतिकता का पाठ पढ़ाना अलग होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जुडिशियरी में, न्यायपालिका में नैतिकता ये सब के लिए कोई जगह नहीं होती। चुपचाप जजों को नियम कानून के आधार पर फैसला देना चाहिए, बोलना चाहिए नेक्स्ट अब आपकी बारी है, तब काम ठीक से होता है। ऐसे भाषण देने से ना केवल समय बर्बाद होता है और तारीख पे तारीख मिलते जाती है। तो जस्टिस सूर्यकांत क्यों नहीं, जब देश में उनको पर आरोप लगा तो इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने ऑफिशियल साइट पर, कम से कम अपनी पर्सनल साइट पर एक्सप्लेनेशन देते थे, लेकिन इसके बारे में न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी और ना न्यायपालिका का वो झुंड इस बात की बात करेगा। अभी जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बता दूं कि पंजाब हरियाणा को हाई कोर्ट में रहने के बाद उनको जब प्रमोट किया गया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, तो उसी वक्त जस्टिस जो गोयल थे इसका विरोध किए थे। पूरा का पूरा केंद्र सरकार विरोध की थी और अड़ंगा अड़ाई थी, थोड़े दिन तक रुका, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। और उसके बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट आए और अभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 24 नवंबर को बनने वाले हैं। 99.99% चांस है उनकी नाम की मुहर अभी कॉलेजियम सिस्टम लगा देगी। तो ये जो नैतिकता की बात करते हैं, किस कंपनी की नैतिकता की बात करते हैं, जरा वो कंपनी ही बता दीजिए। मतलब उनका हाल ऐसा है ना कि पूरे मोहल्ले का हर लड़का, कोई लड़का खड़ा कैसे हो रहा है, कोई लड़का चल कैसे रहा है, कोई लड़का बैठ कैसे रहा है, ध्यान देना है। लेकिन उनके घर का लड़का बीड़ी, सिगरेट, दारू सब नशा कर रहा है, लेकिन अपने लड़के के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे। अगर कोई पूछ दे कि आपका लड़का क्यों कर रहा है तो उसको डांट देना है, मेरे घर के खिलाफ मत बोलना, नहीं तो मेरे पास बहुत शक्ति है। मेरे पास भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 है, 142 अनुच्छेद का दुरुपयोग करते हुए, जी हां दोस्तों मैं दुरुपयोग बोलता हूं क्योंकि भारत की न्यायपालिका अक्सर अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग करती है। अनुच्छेद 142 का मतलब यह है कि न्यायपालिका बिना सुने, बिना समझे, बिना लिखे कोई भी फैसला लेने के लिए ताकत रखती है, और इसको दुरुपयोग करते हुए ना तुम्हें सब अक्ल ठिकाने लगा दूंगा, पूरे खड़े खड़े कानून को झाड़ोगे ना चुप करा कर रख दूंगा, ऐसे करके धमकाती है सरकारों को और ये संस्थाओं को। ये वो संस्था है, लेकिन ये सब के बारे में बात नहीं करती। दोस्तों बात दरअसल है ना कि आज से अगर आप 30-35 साल पहले वाले समय में जाओगे ना
तो उस वक्त ना नेताओं की वैसी वैल्यू नहीं थी। लोग नेताओं को कुछ भी बोलते थे और नेता के सपोर्टर भी बहुत कम लोग रहते थे, और जो सपोर्टर भी रहते थे ना वो अंत में बोल देते कि सारे नेता एक हैं, और कोई तगड़े नेता का सपोर्टर नहीं रहते थे। लेकिन कोर्ट का रिस्पेक्ट और कोर्ट के सपोर्टर पूरा का पूरा वर्ग रहता था, चाहे सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष रहे, और हर आदमी शान से बोलता था मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। कोर्ट की इज्जत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब से हमारे देश में इंदिरा गांधी के बाद से, शासन के बाद से जो कमजोर सरकारी आई, और खास करके खिचड़ी और गठबंधन सरकार, उसका फायदा कोर्ट ने उठाकर कोर्ट बहुत सारी चीज अपने हाथों में रख लिया। और उसके बाद में लोगों को, उस वक्त तो मीडिया कम था इसलिए कम समझ में आता है, और आज से लगभग 15 साल तक, ज्यादा दूर नहीं, 15 साल पहले तक भी न्यायपालिका की तगड़ी वैल्यू थी, लोग न्यायपालिका की इज्जत करते थे। लेकिन अब के समय में एक बहुत विचित्र समय हो गया है। आप अगर देखिएगा तो सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दल, उसके बहुत सारे सपोर्टर भी हैं, बहुत सारे विरोधी हैं। लेकिन जो एनडीए के सपोर्टर हैं वो इतने तगड़े सपोर्टर हैं कि अगर एनडीए सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला है, यहां तक कि कोर्ट कचहरी का ही फैसला आता है, तो लोग पहले परखते हैं, जानते हैं कि कोर्ट ऐसा फैसला क्यों दिया, किस अनुच्छेद से दिया, और इस तरीके से। और अगर सरकार के खिलाफ कोई बोले तो बचाव में उतरते हैं। और दूसरा विपक्ष, अगर इंडी अलायंस की बात करें जो कांग्रेस के नेतृत्व में है, उनके भी हमारे देश में बहुत तगड़े सपोर्टर हैं। अगर आप इंडी अलायंस के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो उनका विश्लेषण करते हैं, कोर्ट का फैसला भी आता है तो एनालिसिस करते हैं, और आम जनता ये सब चीज सोचती विचारती है कि ये फैसला कैसे दे दिया गया। और इन दोनों पार्टियों का ना सपोर्टर जनता बहुत अच्छे से तैयार है। क्यों? क्योंकि अभी 14-15 सालों में सरकार जो है ना जनता के लिए कर रही है। लेकिन अगर आप दावे के साथ बोल रहा हूं, आप आज भारत की न्यायपालिका को लेकर देख लीजिए और आम आदमी के बाद में चर्चा करिए। यहां तक कि न्यायपालिका को मैं खुला चुनौती देता हूं कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी करे और जनता से पूछे कि आपको मेरे पर कितना भरोसा है, आपको मेरा काम कितना पसंद है। क्योंकि ये लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता ही प्रमुख होता है और जनता के हिसाब से ही काम होता है। जनता के द्वारा शासन। तो कितना परसेंट लोग बोलते हैं ना कि मेरे को न्यायपालिका के काम से संतुष्टि है, और कार्यपालिका का कितना नंबर मिलते हैं और विधायिका के कितना नंबर मिलते हैं, एक कोर्ट को समझ में आ जाएगा। अगर कोर्ट मेरी चुनौती को स्वीकार करता है तो करके देख ले। आज आम जनता के बीच में अपनी साख कितनी बची है और आपका काम के कारण विश्वास कितना बचा है, एक कोर्ट को पता चल जाएगा। लेकिन कोर्ट एक करेगा नहीं। अब जस्टिस सूर्यकांत का एक और बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद भयानक बयान सुनाता हूं। श्रीलंका में बोले, हालांकि मैं आपको बोल दे रहा हूं आजकल जस्टिस का जो चाहे सीजेआई हो या भावी सीजेआई हो, कभी भी देश में कोई बात ही नहीं बोलते, विदेश में जाके बात बोलते हैं। अरे भैया, विदेश में ना आपका देश के नागरिक रह रहे हैं ना कोई रह रहे हैं, वहां पर जाकर भारत की कमियां बताओगे या तारीफ करोगे, इससे कौन सुनेगा उतना। और अगर तारीफ करोगे तो भी उतना कोई ध्यान देने वाला नहीं, और कमियां बताओगे तो हमारे देश की बुराई बाहर जगह करोगे, कमियां बताओगे, ठीक नहीं है। लेकिन जस्टिस लोगों को पता है कि मेरे देश में अब मेरी साख नहीं बची, लोग विश्वास नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि लोग विश्वास करना नहीं चाहते, लोग विश्वास तो करना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका और न्यायपालिका के जजेस अपने आप को अभी भी अंग्रेजों की मेंटलिटी से बाहर नहीं निकाल पाए। उनके दिमाग में है कि एक आम जनता, एक आम न्यूज चैनल वाला, एक आम यूट्यूबर या एक आम जनता तुम वहां पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन आम जनता भी किस तरीके से, उसकी हिम्मत कैसे हो गई ना मेरे से सवाल पूछने का। तो वो जो जस्टिस सूर्यकांत है, अभी हास्यास्पद क्या बात बोले आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये बात कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ना हमारी लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। एक कॉलेजियम सिस्टम समझ लीजिए। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है ना 4 जज मिलकर ही तय करेंगे कि अगला जज क्या होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के हिसाब से एक साफ साफ कहा गया है कि भारत के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा, ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन के बाद तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति हमेशा कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करेगा। तो जजों की नियुक्ति में अगर राष्ट्रपति नियुक्ति करती है तो राष्ट्रपति कभी भी कानून ये है कि कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्ति करेगा। तो ये जज खुद से क्यों कैसे तैयार हो जाते हैं कि हम तय करेंगे अगला जज कौन होगा। क्या भारत का प्रधानमंत्री 4 प्रधानमंत्री या 2 प्रधानमंत्री भूतपूर्व तय कर लेंगे? आज के जीवित प्रधानमंत्री की बोला जाए तो एक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और एक पुराने अभी तक जीवित प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा जी। अब अगर ये दोनों बात बोले कि मैं लोकतंत्र का एकदम
आधार है कॉलेजियम, हम दोनों मिलकर तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता उन्हें उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन भारत के न्यायपालिका में चलता है, लोकतंत्र में हर चीज जहां जनता के द्वारा चुना जाता है, वहां का एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा वो खुद मिलकर तय कर लेते कि अगला जज को होगा। वो जज चाहे भ्रष्ट हो, करप्ट हो, कुछ भी हो। दोस्तों, न्यायपालिका का कुछ भी परिपाटी हो, लेकिन जिसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो ये बात सही है कि उसका गारंटी नहीं है कि वो निर्दोषी है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है, सॉरी, इसकी गारंटी नहीं है कि वो दोषी है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति निर्दोष है। तो अगर जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर इतने भयानक आरोप लगे हैं, तो क्यों उनकी आरोप का जांच हुए बिना उन्हें सीजीआई बनाया जा रहा है? क्या ऐसे ही चलेगा भैया? तब तो वो बात है ना, तब तो मेरे ऊपर, मैं किसी का जमीन हड़प लूं और मैं ये तय कर लूं कि जब तक मेरे ऊपर कार्रवाई सही नहीं हो जाती, मेरी जमीन को छू नहीं सकता, तो मैं तो अच्छा करूंगा, दबंग आदमी हूं, तो मैं 10 लोग का जमीन को अपने अंदर कर लूंगा, वो कोर्ट जाएगा और बोल लूंगा कि मैं तब तक ये मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कोर्ट कंफर्म न कह दे कि मैं दोषी हूं या मैं गलत हूं। 10 साल 20 साल लोअर लगाएगा, 20 साल हाई कोर्ट और 30 साल सुप्रीम कोर्ट, 50 60 साल 70 साल बाद तो कौन देखा? आदमी चला गया। आदमी कैसे देखा है, कैसे करोगे? तो उसी तरीके से ये जो जजेस हैं, वो जजेस के ऊपर जब गंभीर आरोप लगते हैं तो इसकी जांच हुए बिना, उसकी पुष्टि किए बिना कैसे सीजीआई बना देते हैं? क्यों देश के सबसे बड़े न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बढ़ रहे, क्यों उनको नहीं बोला गया कि आपका भी जांच होना चाहिए? और यहां तक कि जांच करने के बाद सोचिए, छोड़ दीजिए, जज कान में अच्छा ऐसा तेल डाल के सोते हैं कि इस मामले में कि इनको सुनाई ही न दे कि जस्टिस के ऊपर जो अपराध लगते हैं वो अपराध ही नहीं होता। जस्टिस अभी यशवंत वर्मा जैसे बड़े जज हैं, ऐसे कितने जजों की टोली होंगी ना जो अभी तक पकड़ाया नहीं हो। तो जस्टिस वर्मा घर में आग लग गया इसलिए पकड़ाया, ऐसे कितने जज होंगे। तो अभी कुछ बात नहीं होगा, न्यायपालिका बात नहीं करेगा। एक बार मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील महोदय ने जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम उठाया, सिटिंग जज उसको डांट के भगाया है। मेरा मुंह मुझसे उगलवाओ मत। अरे क्या उगलोगे, तुम्हें उगलो ना, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका को लेकर जो बातें चलती है देश में ना, वो न्यायपालिका को समझना पड़ेगा। न्यायपालिका जिस तरीके से भारतीय संविधान का मजाक उड़ाती है, भारतीय संविधान में कॉलेजियम लोकतंत्र का आधार है बोल के लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है, लोकतंत्र को हास्यास्पद बनाती है जजों की नियुक्ति के समय। जब जज आम व्यक्ति को, आम कोई भी संस्था को ऊपर ज्ञान पेलते हैं, जानकारी देते हैं कि ऐसा करो, लेकिन खुद अपने ऊपर कुछ भी नहीं अप्लाई करते हैं, तब देश का संविधान का निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ता है। लोकतंत्र का मजाक बनता है, और ये मजाक करने में देश के जजेस बहुत आगे हैं। देश के जज एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हो गए ना जो अपना होमवर्क नहीं करता, लेकिन दूसरे का होमवर्क का एक एक पन्ना, एक एक लाइन चेक करता है। और सुन लीजिए, एक एक लाइन चेक करने के बाद भी ना अगर उसको कोई गलती ना दिखे तो उसको धमकाता है, सुन अब की बार अगर गलती दिख गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, जब वो गलती किया नहीं है। और खुद अपना होमवर्क कभी 70 साल से नहीं करता। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में 73 साल पेंडिंग केसेस है, उनका क्या करोगे? और उसके बाद में कई जज ऐसे हैं, जैसे जस्टिस सेंथिल कुमार हैं। जस्टिस सेंथिल कुमार तो यहां तक कह देते हैं कि आजकल जजों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सच बोला जाए ना तो ये लोकतंत्र है, और आम जनता किसी के बारे में कोई राय रख सकती है, लेकिन आम जनता जज का मजाक भी नहीं उड़ाती। जज ऐसा काम करते हैं कि उनका मजाक खुद बनवाते हैं। जज आज के समय में जो कोर्ट कचहरी है, न्यायपालिका है, वो ऐसी संस्था बन गई ना जो कोई संस्था को ठीक से काम नहीं करने देती और अपना खुद काम करती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास काम करना नहीं है और केवल दूसरी संस्थाओं को उंगली करते रहना, परेशान करते रहना है। तो दोस्तों, आपको अभी बहुत सारी ऐसी न्यायपालिका के बारे में बातें हैं मेरे दिल में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर अगले बार कहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।